नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पंजाब व हरियाणा के किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं और किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की मांगों में सबसे महत्वपूर्ण है एमएसपी। करीब 3 साल पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, तब भी एमएसपी सबसे अहम मुद्दा था। आज की चुनावी क्लास में जानेंगे कि क्या है एमएसपी, जिसको लेकर किसान बार बार आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी किन फसलों पर लागू है और इसको तय कौन करता है। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी वो दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। ये किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा होती है। केंद्र सरकार फसलों की एक न्यूनतम कीमत तय करती है। किसानों को एमएसपी के तहत अपनी फसल की निर्धारित कीमत हर हाल में मिलती है, चाहे बाजार में दाम कुछ भी हो। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो किसी फसल की एमएसपी 20 रुपए तय की गई है और बाजार में अगर वो फसल 15 रुपए में बिक भी रही है तो भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपए में ही खरीदेगी। आंदोलन कर रहे किसानों की मांग यह है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए और सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लेकर आया जाए। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर फसल की खरीद को अपराध घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार ने साल 1966-67 में पहली बार एमएसपी पेश की थी और ऐसा तब हुआ था जब स्वतंत्रता के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा था। तब से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चल रही है। 1960 के दशक में सरकार ने सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की थी ताकि किसानों से गेहूं खरीदकर अपनी टीडीएस यानी कि राशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में उसे बांटा जा सके। केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती। वर्तमान में कुल 23 फसलों पर एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है सरकार। इन फसलों को मैंडेट क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें 14 खरीफ फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इन फसलों के अलावा गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी की सिफारिश भी की जाती है। एमएसपी के तहत आने वाले 7 अनाजों में हैं ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, गेहूं, जौ और रागी। 5 दालें हैं मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर। 7 तिलहन में सोयाबीन है, कुसुम है, मूंगफली है, तोरिया, सरसों है, तिल है, सूरजमुखी है और नाइजर बीज होते हैं। इसके अलावा 4 कमर्शियल फसलें भी हैं जैसे कपास, खोपरा, गन्ना का कच्चा जूट और ये तमाम चीजें एमएसपी के दायरे में आते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की फसलों को उचित कीमत दिए जाने के उद्देश्य से 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी का गठन किया था और हर साल रबी और खरीफ फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। जब भी सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे तय करता है। इसमें फसल के लिए उत्पादन की लागत, इनपुट मूल्यों में परिवर्तन, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, मांग और आपूर्ति की स्थिति, फसल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति आदि प्रमुख है। एमएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय करती है लेकिन देश को सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पाया था। इसके अलावा बिहार जैसे कई राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई। बिहार में पैक्स यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए अनाज को खरीदा जाता है। प्रदर्शनकारी किसानों की मांग यह है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी वाला कानून लेकर आए। दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई, लेकिन इसमें एमएसपी जैसी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। राम मंदिर निर्माण के जोश से लबरेज बीजेपी अपने पूरे वेग में आगे बढ़ रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। किसान उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए हैं। ये माना जा रहा है कि यदि ये मामला नहीं सुलझा तो बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। पिछली बार जब 2020-21 में किसान आंदोलन शुरू हुआ तब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया था। लगभग 1.5 साल चले आंदोलन के बाद अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 नवंबर 2021 को तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। इसके ठीक बाद यानी कि फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब की विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। किसानों ने इन चुनावों में बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी, लेकिन किसानों की इस अपील पर जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। बीजेपी ने इनमें से 4 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सफलता प्राप्त की थी, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। इस बार मुख्यतः प्रदर्शन कर रहे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान हैं। हिंदी बेल्ट में पड़ने वाले इन 3 राज्यों में लोकसभा की हैं कुल 103 सीटें। पंजाब में मुकाबला दिलचस्प है। इंडिया धड़े में शामिल आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2019 में
आम चुनावों में पंजाब में 9.73% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी इंडिया में फूट का फायदा उठाना चाहेगी। हरियाणा में 2019 जैसा प्रदर्शन दोहराना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। तब बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस बार किसान आंदोलन का हरियाणा पर खासा असर पड़ा है। बीजेपी यहां दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ सकती है ताकि किसान आंदोलन के असर को थोड़ा कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश की भी किसान आंदोलनों में बड़ी भागीदारी रही है। 80 सीटों वाले राज्य में बीजेपी ने 2019 में 62 सीटें अपने नाम की थी। आरएलडी के साथ गठबंधन को किसान आंदोलन से मुकाबले की बीजेपी की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चुनाव से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक को। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।